हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे श्रेणीक्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्यधारिता और समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता। आज हम पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए बच्चों, जब किसी भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशन में बाह्य एजेंसी द्वारा जो कार्य किया जाता है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें इकट्ठी रहती है ऊर्जा। तो सबसे पहले तो परिभाषा क्या है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्युत क्षेत्र में संचित होता है, जिसे आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का हमें फॉर्मूला निकालना है तो हमें उस कार्य का मान निकालना पड़ेगा जो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया है। अब संधारित्र को आवेशित कौन करता है? बैटरी। तो हम देखते हैं कि बैटरी कैसे कार्य करती है, कैसे उसे आवेशित करती है। देखिए, ये मेरे पास एक संधारित्र है। संधारित्र की ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। यह अनावेशित है माना। जब इसे बैटरी से जोड़ेंगे, माना 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये प्लस 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो कितना वोल्टेज हो गया? 10 माइनस 0 10 वोल्ट। अब देखो, ये आपका उच्च विभव पर है। ये ऐसे मान लो, इसको +5 मान लो, इसको -5, तो विभवांतर कितना हो गया? +5 माइनस 5 बराबर 10 वोल्ट। तो बैटरी कितने की होगी? आपकी 10 वोल्ट की बैटरी होगी। ऐसे समझ लो। अब देखो, इस बिंदु का विभव कितना है? +5 वोल्ट। इस बिंदु का कितना है? 0 वोल्ट। तब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभवांतर है। पर आप जानते हो कि यदि विभवांतर है तो मुक्त आवेश धनावेश जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋणावेश जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चूंकि ये चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी चालक प्लेट है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन और ये बैटरी की धन प्लेट पाएंगे। और आप जानते हो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो कैसी हो जाती है? धनावेशित। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लेट कैसी होगी? धनावेशित। और ये आवेश कब? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब यहाँ देखो, यहाँ -5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, तो ये निम्न विभव है और ये उच्च विभव। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ये जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके और यहाँ पर क्या आ गया? ऋणावेश। और ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इन दोनों पे विभव क्या हो जाए? बराबर। तो इस पर कितना हो जाएगा? +5 वोल्ट, इस पर क्या हो गया? -5 वोल्ट। अब तो विभवांतर कितना हो गया? 10 वोल्ट और बैटरी के बराबर वोल्टेज से बैटरी चार्ज हो गई। अब आप देख रहे हो कि इस पूरी प्रक्रिया में वास्तव में हुआ क्या है कि पूरी प्रक्रिया में ये हुआ है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ पहुंचा दे तो बात तो वही है, लेकिन काम किया किसने? बैटरी ने। इधर से नहीं गया इलेक्ट्रॉन आए इधर से, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इधर से यहाँ पहुंच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है इधर से यहाँ पहुंच जाता है। ठीक, तो आवेशन की प्रक्रिया में टोटल होता क्या वास्तव में कि जो धनावेशित प्लेट है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं? ऋणावेशित प्लेट पर। अब इसके बीच में क्या, यदि कोई विभवांतर भी है, क्या विभवांतर V। विभवांतर क्या होता है? इकाई धनावेश को क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या होगा? विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर का मान शुरू में कितना था? 0, फिर माना 1 वोल्ट हुआ होगा, 2 वोल्ट हुआ होगा, 3 वोल्ट हुआ होगा, 4 वोल्ट हुआ होगा और लास्ट में कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो विभवांतर समान नहीं होता, अतः कार्य का मान भी आवेशन की प्रक्रिया में सदैव समान है। शुरू में कम कार्य करना पड़ेगा और धीरे धीरे संधारित्र की प्लेटों का आवेश बढ़ता है तो उसे आवेशित करने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेशित करने में कार्य का मान हम निकालते हैं कि कार्य होगा कितना। अब ये मान लें
कि माना हमारे पास एक कोई संधारित्र है, माना एक संधारित्र है और आवेश जिसकी धारिता कितनी है C। आवेशन की प्रक्रिया में जब चार्जिंग चल रही है तो किसी क्षण इसकी प्लेटों पे आवेश माना जो आया है वो आया है Q, ये प्लस Q है ना, तो प्लेटों का आवेश कितना आ गया Q, और प्लेटों के बीच विभवांतर माना है V डैश। ये आवेशन की कोई मध्यवर्ती अवस्था है, पूरा चार्ज नहीं हुआ है, अनावेशित भी नहीं है, फुल चार्ज भी नहीं हुआ है, चार्जिंग की कोई कंडीशन है मध्यवर्ती, माना किसी टाइम टी पर इसकी चार्जिंग चल रही है तो उस क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है Q, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है V डैश, इसकी धारिता हमने कितनी ली है C। तो बताओ आपका, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C होता है, तो C V डैश या V डैश बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C। इस क्षण इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो गया V डैश बराबर Q बटा C। अब हम इसे एक अल्पांश आवेश और देते हैं dq। इस संधारित्र को इस स्थिति में अल्पांश आवेश dq देने में किया गया कार्य यदि इस स्थिति में इसे dq आवेश और दें, ठीक, अर्थात dq आवेश, तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होता है क्योंकि v बराबर होता है w बटा q, तो w बराबर v गुणा q, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है v डैश, आवेश कितना है dq, तो अल्पांश देने में क्या कार्य हो गया dw बराबर v डैश dq। इस स्थिति में यदि हम इसे एक अल्पांश आवेश देते हैं, समझ गए, अल्पांश आवेश देने का मतलब आप अल्पांश आवेश dq को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले जा रहे हो, यही तो होता है। और प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है v डैश, इकाई धनावेश को ले जाने में कार्य है v डैश, दो को ले जाने में कार्य है 2 गुणा v डैश, तो dq को ले जाने में कार्य है v डैश गुणा dq, ये हो गया। अतः संधारित्र को Q बराबर 0 से Q बराबर कैपिटल, जब अनावेशित था तो चार्ज कितना था 0, और फुल चार्ज जब हो जाएगा तो माना चार्ज कितना है कैपिटल Q। तब आवेशित करने में किया गया कार्य W, इसे W कहें, या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, इसे जो कहते हैं संधारित्र की ऊर्जा, कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया कार्य उस आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, W कह दें या U कह दें, किया गया कुल कार्य। तो शुरू क्या हो गया, बोलो क्या है कुल कार्य, V डैश dq, V डैश dq, और dq का आवेश का मान क्या चलेगा 0 से कैपिटल Q तक, ठीक। आगे करते हैं इसे सॉल्व, 0 से कब तक कैपिटल Q तक। अब देखो आप, यदि हम V डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कार्य क्या हो जाएगा, या उसको ऊर्जा बोले हम, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, बोलो 0 से कैपिटल Q तक समाकलन Q बटा C dq, U बराबर C कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर ले लो, 0 से कैपिटल Q स्मॉल q dq, U इज इक्वल टू 1 बटा C, क्या होगा समाकलन इसका q स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x घात n का होगा x घात n प्लस 1 बटा n प्लस एक घात है, तो एक घात और बढ़ाओ, कुल घातों का भाग दो, और लिमिट 0 से कैपिटल Q, ये हो जाएगा। तो आप देखो आगे
ये लिमिट रखें तो क्या हो गया u इज इक्वल टू 1/c, ये क्या होगा कैपिटल Q स्क्वायर बटा 2 माइनस 0, तो क्या होगी u इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये क्या है इसकी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का। प्लेटों का आवेश कैपिटल Q हो और धारिता C हो तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब ये देखिए यदि पूर्ण आवेशन की स्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, V डैश तो बीच में था, कभी 4 इंच चल रही था, फाइनल विभवांतर कितना है V हो, तब क्या होगा, तब हमको पता है Q बराबर होता है, बोलो Q बराबर CV, तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं CV, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी U बराबर CV का स्क्वायर बटा 2c, ये एक किया जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2c, एक सी से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे सर कितने फॉर्मूला, क्योंकि तो 3 राशि होती हैं, एक आपका संधारित्र पर आवेश Q, इसकी धारिता C, विभवांतर V, तो आपके 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला Q और C के रूप में, तीसरा C और V के रूप में, दूसरा और तीसरा Q और V के रूप में, तो CV में आ गया, Q और C में आ गया। अब यदि हम किसके रूप में चाहिए Q और V में, तो C को हटा दो, क्योंकि C बराबर हो गया Q बटा V, Q बराबर CV, तो C बराबर इसमें Q बटा V रख दें तो U बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 1/2 Q बटा V और गुणा में V स्क्वायर, एक V कट जाएगा तो U बराबर QV बटा 2, ये आ गया। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c, या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या U बराबर QV बटा 2। ठीक, तो एक साथ लिख देते हैं हम इन फॉर्मूलों को। तो ये आपके आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। अब देखिए परीक्षा में यदि समाकलन विधि से आप ऊर्जा नहीं निकालना चाहो तो दूसरे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे फॉर्मूला भूल जाओ तो याद निकाल सकते हैं। कि माना एक संधारित्र है जिसको आवेशित किया जाता है, इसको Q आवेश से आवेशित किया जाता है, प्रारंभ में इसका विभवांतर 0 और अंतिम विभवांतर V हो, तो औसत विभवांतर कितना होगा, बोलो औसत विभवांतर हो जाएगा 0 प्लस V बटा 2 बराबर क्या हो गया V बटा 2। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर आवेश गुणा औसत विभवांतर, आवेश गुणा औसत विभवांतर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि विभवांतर सतत रूप से बढ़ता है, या W बराबर आवेश हो गया Q, औसत विभवांतर हो गया V बटा 2, और किए गए कार्य को क्या कहते हैं ऊर्जा, तो U बराबर QV बटा 2। देखो ये फॉर्मूला आ गया QV बटा 2, Q और V के मान रखकर इन फॉर्मूलों को भी निकाल सकते हैं। तो परीक्षा में उस विधि से नहीं निकले तो आप ये भी लिख सकते हो कि माना एक संधारित्र है जिसको कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया जाता है, प्रारंभ में उसका विभवांतर 0 और अंतिम विभवांतर V हो, तो संधारित्र का औसत विभवांतर 0 प्लस V बटा 2 अतः संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य अर्थात आवेशित संधारित्र की ऊर्जा W या U बराबर क्या होगा आवेश गुणा औसत विभवांतर Q गुणा V बटा 2। इस तरह भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। समाकलन विधि से निकाल दो और चाहे इस विधि से निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आपका ये वाला टॉपिक है, ये खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व।
स्मॉल यू से लिखते हैं। ई क्यों लिख दिया है? क्योंकि आगे हम जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आएगा, तो यू का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले तो समझो ऊर्जा घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन। जैसे मास घनत्व इकाई आयतन का द्रव्यमान, ऊर्जा घनत्व इकाई आयतन की ऊर्जा। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य में इकाई आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब ध्यान दो, संधारित्र की प्लेटों के बीच में कुल आयतन कितना होता है। देखिए संधारित्र की ये दो प्लेट हैं, ये संधारित्र की दो प्लेट हैं। तो आप देखो तो आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक तरह का घनाभ बढ़ेगा कि जिसमें ऊर्जा होगी। इसका क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल ए, और ये दूरी कितनी है डी। ठीक, तो ये आपका घनाभ हो गया। ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्या हो गया ए, और ऊंचाई कितना हो गया आपका डी। तो आयतन कितना हो गया ए गुणा डी। तो सबसे पहले तो समझो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितना आयतन होता है ए गुणा डी। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, और डी है डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की दूरी। तो आपने जो ऊर्जा निकाली थी, इसके फॉर्मूले अभी हमने पढ़े थे, वो ऊर्जा कितने आयतन में होती है? वो ऊर्जा होती है ए गुणा डी आयतन। तो इकाई आयतन में कितनी हो जाएगी यू बटा ए गुणा डी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व, इकाई आयतन की ऊर्जा। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे। देखो हम लिखेंगे यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी और इसकी धारिता सी है। ए प्लेटों का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के बीच की दूरी, सी इसकी धारिता है। तब इसकी धारिता, चलो पहले ऊर्जा, तब प्लेटों के बीच ऊर्जा U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये लिखोगे समीकरण नंबर 1 जो हमें पढ़ा संधारित्र की प्लेटों के बीच में। अब हमें किसका मान लिखना है? एक तो C का और एक Q का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या धारिता हमने पढ़ा है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये समीकरण 2। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। को पढ़ा था हमने समांतर प्लेट संधारित्र में। और सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें Q का मान चाहिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए ई। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। और समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान रख दें। समीकरण 2 ये रहा, 3 ये रहा, 1 में मान करो तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए गुणम हो गया डी। देखिए एक एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0, एक एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, तो हो जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर गुणा में 1 तो ए बचकर 1 डी, ए गुणा डी। और अभी आपको बताया था ए डी क्या होगा? संधारित्र की प्लेटों के मध्य आयतन, ठीक, या U बटा ए डी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कुल ऊर्जा, ये कुल आयतन, तो इसको क्या बोलेंगे?
ऊर्जा घनत्व। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य इकाई आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व UE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है, यह आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह जब भी पूछे जाए। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। तो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, विद्युत क्षेत्र कम होगा तो ऊर्जा कम होगी। ठीक, तो ये आपकी प्लेटों के मध्य में क्या है? ऊर्जा घनत्व। तो दोबारा फिर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ऊर्जा का फॉर्मूला लिखो। कौन सा लिखना है? Q²/2C। इसमें C की वैल्यू और Q की वैल्यू रखनी है, और AD क्या होगा? आयतन, अभी आपको समझाया था। और U/AD क्या हो गया? इकाई आयतन की ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब आपके संधारित्र पे संयोजन में संचित ऊर्जा। अब पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा की सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो देखो, माना C1 C2 Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा इनकी तुल्य धारिता कितनी है? Cs। तब हमने पढ़ा था 1/Cs बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/Cn। अभी तो पढ़ा था। Cs क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। और हमें यह भी पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश क्या होगा? समान। इस संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश Q समान होता है। ठीक, दोनों तरफ Q²/2 से गुणा करने पर, गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? Q²/2CS बराबर Q²/2C1 Q²/2C2 प्लस Q²/2Cn। ये क्या है? ये आपके तुल्य धारिता के संधारित्र की ऊर्जा। अर्थात इन सभी धारिताएं मिलकर कितनी धारिता देते हैं? उस धारिता का संधारित्र है, उसकी ऊर्जा। इसको क्या मान ले? U बराबर ये होगी पहले U1 Q²/2C1, ये होगी U2 और ये क्या हो गया? UN। अर्थात तुल्य धारिता के संधारित्र की ऊर्जा संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। क्या देखा हमने? तुल्य धारिता के संधारित्र की ऊर्जा संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो ये क्या होगा आपका? श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब आपका सेकंड लेते हैं, आपका समांतर क्रम संयोजन। हम लिखेंगे माना C1 C2 Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। इनकी तुल्य धारिता Cp हो तो क्या होगा? Cp मानी पैरेलल क्या है? अर्थात इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश बराबर होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। सभी संधारित्रों पर विभवांतर V समान होता है। इसलिए यहाँ ऊर्जा का फॉर्मूला निकालेंगे C और V के रूप में। वहाँ Q समान था इसलिए Q और C के रूप में, क्योंकि आप कहोगे सर वहाँ तो आपने Q²/2 से गुणा किया था, क्योंकि संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी है, Q²/2C भी है और 1/2CV²। इसलिए वहाँ हमने गुणा किया था Q²/2 से और यहाँ गुणा करेंगे V²/2 से, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है उससे गुणा करें। ठीक, वो होना चाहिए। दोनों किससे? V²/2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में
तो क्या हो जाएगा 1/2 CpV स्क्वायर, 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2V स्क्वायर प्लस 1/2 CnV स्क्वायर। ये क्या है? ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता के संधारित्र की ऊर्जा। इसको क्या मान लें? U। ये क्या होगी? पहले संधारित्र की ऊर्जा। ये क्या होगी? दूसरे संधारित्र की ऊर्जा। और ये क्या होगी? nवें संधारित्र की ऊर्जा। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता के संधारित्र की ऊर्जा संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो आपने देखा श्रेणी क्रम के लिए भी यही फॉर्मूला आया और समांतर क्रम में भी। अतः जनरल हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता के संधारित्र की ऊर्जा संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। ठीक इस तरह से आज का अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।